अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पहले प्रोजेक्ट के लिए टॉर का टॉपिक सेलेक्ट किया था। मैं आपको टॉर का ज़रा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ। टॉर एक इंटरनेट नेटवर्क है और ब्राउज़र भी है। इसका मकसद ये होता है, ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि अगर कोई यूज़र इंटरनेट को सर्फ करना चाहता है और वो चाहता है कि उसकी लोकेशन, उसके आईपी एड्रेस वगैरह एक्सपोज़ ना हो, वो जिस वेबसाइट को या जिस सर्वर को कर रहा है उसको उसके साथ उसकी लोकेशन एक्सपोज़ ना हो, उस पर्पज़ के लिए टॉर यूज़ होता है। ये एक नेटवर्क है जिसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर जब आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो मुख्तलिफ कंप्यूटर से होती हुई सर्वर पर जाती है, आपके सिस्टम से डायरेक्ट नहीं जाती। उसका बेनिफिट ये होता है कि सिस्टम के सर्वर के पास आपकी लोकेशन नहीं आती। अब इसके मैं अभी हम इसको आगे भी मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। मैं भी आपको इसके कुछ मेन एडवांटेजेस बताता चलूँ। टॉर का जो एक बड़ा एडवांटेज है कि ये फ्री टू यूज़ है। इसको मतलब करने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ता है। उसके अलावा इसके अंदर जियो ब्लॉकिंग जो एक इसके अंदर जो जियो ब्लॉक वेबसाइट्स होती हैं उनको भी ये इससे आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी लोकेशन में कोई वेबसाइट जो है वो ब्लॉक हुई हुई है तो वो उस टॉर के थ्रू आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है और इसके अंदर एक तो इसका बेनिफिट ये है और दूसरा इसमें ये एक ओपन नेटवर्क है, तो इसके अंदर जो रूट डिसाइड होना था वो भी रैंडम डिसाइड होता है उसका। तो उसकी वजह से जो टॉर का यूज़र है इसको ट्रेस बैक करना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा टॉर का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि ये किसी सिंगल नोड पे डिपेंडेंट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में डिफरेंट नोड्स होती हैं। अगर कोई एक नोड जो है वो क्रैश कर भी जाती है, बंद हो जाती है, कोई भी इशू आ जाता है, तो टॉर का जो नेटवर्क है वो दूसरी नोड सेलेक्ट कर लेता है। अच्छा, इसकी अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी टॉर नेटवर्क की? फ़ायदा इसका ज़रूरत क्यों पड़ती कि जो यूज़र्स जो है वो इंटरनेट पे सर्फ करना चाहते हैं कि उनकी लोकेशन प्रोमिनेंट हो। जिस तरह हम जानते हैं कि इंटरनेट हर जगह बहुत ज़्यादा हर जगह पर तकरीबन अवेलेबल है। तो इसका जितना फ़ायदा आप जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं फ़ौरन हासिल कर सकते हैं। इसका जितना फ़ायदा है आपको इसका नुकसान भी ये है कि आपकी प्राइवेसी नहीं सेव रहती। आपकी लोकेशन जहाँ पे भी आप एक्सेस करते हैं तो आपकी लोकेशन वहाँ पर शो हो जाती है उस सर्वर पे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि जिस तरह कुछ एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती हैं, उसके अलावा कुछ जो हैकर्स होते हैं वो आपकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो टॉर नेटवर्क के थ्रू आप सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अब टॉर काम कैसे करता है? टॉर के अंदर जब आप टॉर ब्राउज़र को जब आप टॉर को सेटअप कर लेते हैं, तो जब भी आप कोई इंटरनेट रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी भी सर्वर पे टॉर के थ्रू, तो वो डायरेक्ट नहीं जाती उसके पास। वो टॉर का जो ब्राउज़र है वो एक एंट्री नोड सेलेक्ट करता है टॉर के नेटवर्क के अंदर, वो रिक्वेस्ट उसको जाती है। उससे आगे फिर एक और रिले नोड को जाती है। फिर इस तरह करते-करते एक एग्ज़िट नोड तक जाती है। नॉर्मली 3 रिले से गुज़रती है एक रिक्वेस्ट और एग्ज़िट नोड से फिर सर्वर पे जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो सर्वर के पास आपकी लोकेशन नहीं आती, उसके पास जो लास्ट जिसमें उसको रिक्वेस्ट भेजी एग्ज़िट नोड की, उसका आईपी एड्रेस सिर्फ़ आता है और उसके पास आपकी लोकेशन नहीं आती। अच्छा, हर रिले के पास सिर्फ़ 2 लोकेशंस होती हैं। एक वो जिस पर उसने डाटा सेंड करना है और एक वो जिससे उसको डाटा आया। बस उसको ये नहीं पता होता कि ये डाटा स्टार्ट कहाँ से हुआ है। हर हर नोड के पास ये 2 बस लोकेशन होती है। इससे टॉर के जो एनोनिमसली आपने यूज़ करना होता है इंटरनेट को, वो उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से भी डायग्राम से शो करूँगा। जिस तरह ये आपका पीसी है, इसने आप मैंने ये मेरा पीसी है, इसमें मैंने रिक्वेस्ट सेंड की। ये टॉर के नेटवर्क ने एक एंट्री नोड सेलेक्ट की रैंडमली और उसके बाद एक रैंडम उसने रूट तैयार किया। यहाँ पर उसने सेलेक्ट किया, उसने फिर इधर सेंड किया, फिर उसने यहाँ पर सेंड किया। ये एग्ज़िट नोड है। अब हर इसके पास इसकी लोकेशन है कि पीछे कहाँ से आया और आगे कहाँ पे भेजा है, बस। इसके पास इसकी लोकेशन है कि आगे कहाँ भेजना है और इसके पास आया, बस। अब ये एग्ज़िट नोड है। एग्ज़िट नोड अब डेस्टिनेशन जो सर्वर है उस पर रिक्वेस्ट सेंड करेगा। वो अब वो जो डाटा सेंड भी वापस इसको करेगा, ये वापस फिर इसको सेंड करेगा रीरूटिंग करके। इस तरह टॉर का जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है। इसको टॉर का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है। गुड। ये मेरे कंप्यूटर नेटवर्क्स के प्रोजेक्ट के मेरे पार्ट की वीडियो है। माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा, मेरा रोल नंबर इज़ 17L4135। तो जो मेरा पार्ट था जिसमें मैं वर्किंग कर रहा था वो था मेथड्स ऑफ ट्रैकिंग द यूज़र ऑन टॉर। ये ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन है कि टॉर किस तरह काम करता है। कि देयर आर the request jumps around different relays that are set in the Tor network, and every jump adds an extra layer of encryption. यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री का हवाला दिया मैंने कि पास्ट में लोग जावास्क्रिप्ट इनकोडिंग के थ्रू
टॉर नेटवर्क ट्रैक कर सकते थे लोगों को टॉर के ऊपर थ्रू यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड ब्राउज़र एक्सटेंशंस। तो MIT के रिसर्चर्स ने ये पता लगाया था कि जो फ्लैश एक प्लगइन है जो आपको वीडियोस प्ले करने में हेल्प करता है, तो ये प्लगइन यूज़ हो रही थी टॉर में। तो उन्होंने ये पता लगाया कि जब फ्लैश यूज़ करते हैं आप वीडियो देखने के लिए, तो क्लाइंट और वो सर्वर जिस पे वो वीडियो होस्ट हुई हुई होती है उसमें डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है और बीच में से टॉर के जो रिलेज हैं वो स्किप हो जाती हैं सारी की सारी। तो ये उन्होंने ड्रॉबैक निकाला था। हाउएवर जो टॉर की जो ब्राउज़र कम्युनिटी है वो एनोनिमिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी इसको टैकल कर लिया और आई डोंट थिंक अब आप टॉर ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं क्लाइंट साइड पे एटलीस्ट। अब टॉर में वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं? अब एक मेन जो मिसकंसेप्शन है कि एक है एनोनिमिटी का और एक है सिक्योरिटी का, और लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है इस बात जो एवरेज यूज़र है कि एनोनिमिटी क्या होती है और सिक्योरिटी क्या होती है। लोग एनोनिमिटी को समझते हैं कि वो बहुत सिक्योर है, लेकिन इसका बिल्कुल दो डिफरेंट मतलब है। इसकी एनालॉजी आप इस तरह ले लें कि आप एक मोहल्ले में एक घर में रह रहे हैं और मोहल्ले वालों को ये पता है कि इस घर में कोई रह रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन रह रहा है, उसका नाम क्या है, एज क्या है, क्या काम करता है। उन्हें बस ये पता है कि यहाँ कोई रह रहा है। अब आप अनोनिमस तो हो गए कि आपके आसपास के मोहल्ले वालों को नहीं पता कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या काम करते हो, आपका क्या नाम है, क्या उम्र है, कितने पैसे हैं आपके घर में। दे डोंट नो। आप अनोनिमस तो हो गए, बट यू आर नॉट सिक्योर, क्योंकि अभी भी आप कोई भी बंदा आपके घर में आके चोरी कर सकता है, आपका डाका डाल सकता है, रॉबरी हो सकती है। सो यू आर अनोनिमस, नो वन नोज अबाउट यू, बट यू आर स्टिल नॉट सिक्योर फ्रॉम रॉबरी। इसकी एनालॉजी आप इस तरह से लें। अब वल्नरेबिलिटी इसमें जो मेन टॉर में देखी जाती है वो ये है कि जो टॉर का नेटवर्क है, जो अनियन नेटवर्क है, क्लाइंट साइड से जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी एक इनक्रिप्टेड होस्टेड वेबसाइट को थ्रू टॉर, तो रिक्वेस्ट जब टॉर ब्राउज़र में एंटर होती है उससे पहले आपकी रिक्वेस्ट एक नॉर्मल रिक्वेस्ट की तरह होती है, नॉर्मल HTTP/HTTPS रिक्वेस्ट। एंड ऑन द अदर साइड जब वो रिक्वेस्ट अपने डेस्टिनेशन सर्वर पे जाती है टॉर ब्राउज़र नेटवर्क से निकल कर, तब भी वो एक नॉर्मल रिक्वेस्ट की तरह जाती है, विच इज़ अगेन प्रोन नॉर्मल HTTP/HTTPS रिक्वेस्ट। एंड सेम इज़ द रिस्पॉन्स बैक जो आपको मिलता है फ्रॉम द डेस्टिनेशन सर्वर, कि वो टॉर नेटवर्क से बाहर जब भी एंट्री एग्जिट होगा तो वो एक नॉर्मल रिक्वेस्ट होगी। एंड द हेयर लाइज द प्रॉब्लम कि यहाँ पे आप प्रोन बहुत हो जाते हैं टू अटैक्स। अब मेथड्स ऑफ ट्रैकिंग हमने दो इसमें लिए हैं, एक है MITM वेरी फेमस मैन इन द मिडल अटैक, और एक है ट्रैफिक कोरिलेशन। पहले हम डिस्कस करेंगे मैन इन द मिडल अटैक। इसकी कुछ प्री कंडीशंस हैं, और प्री कंडीशन ये है कि द अटैकर नीड्स टू हैव एक्सेस टू एन एग्जिट नोड एंड अ डेडिकेटेड सर्वर। दिस इज आल्सो नोन एज एन एक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम। ये इसका दूसरा नाम है, क्योंकि वो एग्जिट नोड पे एक्टिवली मॉनिटर कर रहा होता है कि रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं। और उसमें टॉर नेटवर्क से बाहर जो रिक्वेस्ट जाती है, एग्जिट नोड से बाहर जब डेस्टिनेशन सर्वर पर जाती है, तो वहाँ पर तो उस एंड को स्निफ किया जाता है, क्योंकि वो अगेन मैं लिखा है यहाँ पे एग्जिट नोड्स आर द वीक पॉइंट्स ऑफ द टॉर नेटवर्क, क्योंकि रिक्वेस्ट जब डेस्टिनेशन सर्वर पर जाती है ऑनियन नेटवर्क से निकल कर थ्रू एग्जिट नोड, तो वो एक नॉर्मल रिक्वेस्ट बन जाती है दैट, एंड देन दे आर प्रोन टू एन MITM अटैक। अब HTTP 301 रीडायरेक्ट्स इनटू वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट। अब ये एक तरह से आप जो वेबसाइट है जो डेस्टिनेशन वाली है उसके थ्रू आप जो रिस्पॉन्स बैक जाएगा उस सर्वर से टू द यूज़र, उस रिस्पॉन्स में आप HTTP 301 इंजेक्ट करेंगे मलिशियसली। अगर आपने कभी नोट किया हो HTTP 301 अटैक्स इंजेक्शन क्या होती है, जो मलिशियस वेबसाइट अब कभी आप कोई विज़िट करें, जैसे कुछ फेक
सर्वेज़ की वेबसाइट्स होती हैं, कुछ फेक आपको क्रैकिंग एंड पैचिंग, अगर आप पैचेस कहीं से लेना चाहते हैं तो वहाँ पे वो आपको कभी कहते हैं कि आप ये डाउनलोड का बटन क्लिक करें, आप डाउनलोड का बटन क्लिक करते हैं और फ़ौरन ही 3-4 पेजेस आपके खुलते हैं, और वो पेजेस नहीं होते जहाँ से डाउनलोड मिलता है। कोई 3-4 एड्स के होते हैं, फिर एक वो बंद होता है, फिर एक पेज खुलता है, उसमें वो आपको कुछ करने के लिए कहता है, फिर एक पेज। ये HTTP 301 रीडायरेक्ट्स होती हैं। The malicious code is sent back as part of the response, ये जो मैंने भी समझाया. These redirects are then stored and cached locally on the target's computer. तो जब वो रिस्पॉन्स बैक क्लाइंट के कंप्यूटर पर पहुंच जाता है तो वो वहाँ पर वो स्टोर कर लिया जाता है, कैश कर लिया जाता है, जिस जहाँ से अब ये एक टिपिकल MITM अटैक शुरू हुआ है. When a user requests the same page in the future after leaving the Tor network, a malicious redirect may occur to an attacker-controlled server that has been created specifically for that user. ये एक टिपिकल MITM अटैक के लिए होता है का एक सिनारियो है कि आपका एक सर्वर बनाते हैं और जो रीडायरेक्ट्स होती हैं वो आप अटैकर के सर्वर पर चली जाती हैं. The server will therefore be able to collect your IP address and make it available to the server being controlled by the attacker. बस आपका IP एड्रेस यहाँ पे आपका डिक्रिप्ट हो जाता है. अब ये एक इसमें गॉच है कि ये सिर्फ आप एक नॉन HTTPS वेबसाइट्स के लिए कर सकते हैं, बिकॉज HTTP वेबसाइट्स विच डोंट हैव SSL सर्टिफिकेट्स आर really dangerous in terms of being hacked and prone to man in the middle attacks. अब इसका वर्कअराउंड एक टूल है SSL स्ट्रिप के नाम से. SSL स्ट्रिप क्या करता है कि इट्स अ वेरी फेमस टूल डिज़ाइन फॉर काली लिनक्स, कमांड लाइन टूल है. इसके थ्रू MITM अटैक्स कर सकते हैं टू SSL सर्टिफाइड वेबसाइट्स विच आर HTTPS वेबसाइट्स. ये क्या करता है कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही होती है उसको ये ट्रिक करता है इनटू थिंकिंग दैट the HTTPS website is actually an HTTP website. यहाँ पे एक लाइन में working list is tool that watches HTTP links and redirects and then maps those links onto look-like HTTP links or homograph similar HTTPS links. It tricks the HTTPS links into look-alike HTTP links. तो जब रिक्वेस्ट वहाँ पर आपकी चली जाती है तो देन वहाँ पे SSL स्ट्रिप के थ्रू आप स्निफ कर सकते हैं उसको, जस्ट लाइक एन HTTP. अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये बताया कि SSL strip can be used at the exit nodes where the request from the user exits the onion network and goes to the destination server as a regular request. If the connection is of HTTP request nature, the tool fools it into thinking it is a HTTP request and leaves it prone to the attack. सेकेंड मेथड हमारा ट्रैफिक कोरिलेशन का है. यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन दी है सिंपल टर्म्स, लेमैन टर्म्स के लिए. कंपेयर ट्रैफिक बिटवीन टू एंड्स एंड यूज डिफरेंट क्लासिफिकेशन टेक्निक्स टू फाइंड सिमिलैरिटीज इन देम. इसके थोड़े प्री रिक्विजिट्स हैं. प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि अटैकर नीड्स टू हैव एक्सेस टू अबंडेंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नोड्स. इसमें यह है कि अटैकर जो है उसके पास बहुत सारी एंट्री नोड्स भी हों, बहुत ज़्यादा एग्जिट नोड्स भी हों. और ये जो कोरिलेशन के थ्रू हम यूज़र को ट्रैक करना है कर सकते हैं, इसके लिए हमें या तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कोई चाहिए जो लर्न कर सके पैटर्न्स बिटवीन network requests and responses on multiple ends, या एक फास्ट कंपैरिजन एल्गोरिदम चाहिए फॉर क्लासिफिकेशन एंड सिग्नल प्रेडिक्शन. फिर आप इसको एक ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं या चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं, फिर आप वहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हैं. वर्किंग इस तरह ये है कि the following method leverages the fact that the request before entering onion network after exiting is encrypted and raw from an attacker who has access to a number of both entry and exit nodes can sniff the ends for traffic and can feed them in a machine learning trained model and compare them. So ये वही चीज़ एक मेन समरी कि हम किस how will you go about a traffic correlation for comparing traffic. If two pattern requests from entry exit node match, then with certainty we can say that user has been traced. ये मेथड जो है ये फ्लो रिकॉर्ड्स बनाता है जनरेटेड बाय अ टूल कॉल्ड नेटफ्लो. ये ट्रैफिक के फ्लो रिकॉर्ड्स बनाता है, हाउ द ट्रैफिक इज फ्लोइंग, व्हाट इज फ्लोइंग, सारा कुछ
सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। एक टूल यूज़ किया जाता है फॉर ट्रैफिक को रिलेट करने के लिए। आमतौर पे ये टूल नेटवर्क टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि जब आप एक नया कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं, इधर फिर रिक्वेस्ट उस नेटवर्क मिडलवेयर के थ्रू जाती है और मिडलवेयर के एंड से निकलती है। तो आमतौर पे ये उस टेस्टिंग के लिए किया जाता है कि जो नेटवर्क लेयर है वो जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं करती। जो रिक्वेस्ट इधर से इस पाइपलाइन में एंट्री होती है, क्या उस पाइपलाइन से वही चीज़ एग्जिट होती है या कुछ चेंज हुआ होता है या डाटा ख़राब तो नहीं हो जाता उस नेटवर्क मिडलवेयर के दरमियान। सो ये नेट फ्लो जो है ये इस काम के लिए ये टूल यूज़ किया जाता है आमतौर पर। प्रोसीजर इस तरह है जी कि क्लाइंट विल डाउनलोड अ फाइल दैट इज़ इन सम वे कनेक्टेड टू द अटैकर। ये एक नॉर्मल मैन इन द मिडल अटैक से भी आप वो एक फ़ाइल आप उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं या थ्रू अदर मींस सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। ये हो सकता है कि उस कनेक्टेड हो थ्रू अ सर्वर या थ्रू अ सॉकेट टू द अटैकर्स कंप्यूटर। While the download advances, the server infuses a rehashing traffic design, the TCP association it sees beginning from the Tor network's exit nodes. After a considerable amount of time, the download process is stopped and the server stops the rehashing of the traffic. After the attacker has access to the network statistics from records, ये records यहाँ पे ये वाले flow records हैं जो net flow generate करता है और ये सर्वर पर सेंड कर दिए जाते हैं जो सर्वर क्लाइंट ओन कर रहा होता है और वो इस स्टेप में कोई फाइल आप उसमें क्लाइंट के कंप्यूटर में आप डालते हैं जो अटैकर से जुड़ी हुई होती है। तो उसके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं ऑफ एग्जिट ट्रैफिक एंड एंट्री ट्रैफिक। अब हो सकता है कि कुछ फ्लो रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली अलाइंड या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, मतलब उनमें इरेगुलरिटीज़ हों, क्योंकि ऑब्वियसली कंपैरिजन एल्गोरिथम्स लगाने के लिए और ख़ास तौर पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाने के लिए अगर आपने ट्रेनिंग सेट्स या कंपैरिजन सेट्स बनाने हैं तो उनमें उनका फॉर्म उनकी एक तरह से सेम होनी चाहिए, उनका स्ट्रक्चर एक तरह से सेम होना चाहिए, हाई लेवल स्ट्रक्चर। तो अगर वो नहीं है तो आपको अप्रॉक्सीमेशन नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी या डाटा एनोटेशन मशीन लर्निंग के मामले में वो करनी पड़ेगी। The attacker then calculates correlation coefficient for the server and traffic at the exit node and also network statistics for all users who use the nodes at the time of the attack. The victim's network traffic are expected to be the most correlated to the server to the exit node traffic. यहाँ पे हम उसको कंपैरिजन से रिजल्ट निकालते हैं। ये एक इमेज है जो हमने शो की हुई है, ये टॉर नेटवर्क है, ये क्लाउड जो आपको नज़र आ रहा है। अब ये देखें जब यहाँ से विक्टिम एंट्री करता है तो यहाँ तक सारा कुछ आपका प्रोन टू MITM अटैक है। यहाँ पर आकर आप अनोनिमस हो जाते हैं, लेकिन जब आप दोबारा यहाँ से एग्जिट करते हैं और जाते हैं डेस्टिनेशन सर्वर पर तो फिर आप प्रोन हो जाते हैं। अब ये जो 7-8 स्टेप्स हैं इनकी समरी इस तरह है कि क्लाइंट के कंप्यूटर पे मलिशियसली एक फ़ाइल डाउनलोड करवाई जाती है। इट कैन बी थ्रू अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, इट कैन बी थ्रू अ मैन इन द मिडल अटैक, समथिंग या फिशिंग कर सकते हैं, जो भी है। और वो फाइल किसी ना किसी तरह अटैकर के पास एक सर्वर है उससे कनेक्टेड होती है। अब जब जब वो नेटवर्क आप जोड़ते हैं, जब टॉर में एंट्री होती है रिक्वेस्ट की है उस क्लाइंट के कंप्यूटर से TCP एसोसिएशन और काफ़ी टाइम पास हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, आपने जो नेट फ्लो टूल के थ्रू फ्लो रिकॉर्ड्स जनरेट किए हुए होते हैं ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक ऑफ द क्लाइंट टू द एग्जिट नोड्स, वो आप सेंड कर देते, वो इस फाइल डाउनलोडेड फाइल या इस मलिशियस कंटेंट के थ्रू आप अटैकर के सर्वर पर सेंड कर देते हैं फ्लो रिकॉर्ड्स। और फिर बाद में कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि जो रिकॉर्ड्स आपके पास आते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होते, ख़ास तौर पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को ट्रेन करने के लिए वो जो डाटा सेट्स बनाए जाते हैं और फिर कंपैरिजन एल्गोरिथम्स को भी एक खास स्ट्रक्चर चाहिए कंपेयर करने के लिए दो चीज़ों को। वैल्यूज सेम चेंज हो सकती हैं, वहीं से पता चलता है कि रिलेटेड है या नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर हाई लेवल सेम होना चाहिए ताकि वो एल्गोरिथम एफिशिएंटली मूव कर सके। तो उन्हें अगर वो स्ट्रक्चर्स ख़राब हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़ेगी, नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी और मशीन लर्निंग के मामले में डाटा एनोटेशन करनी पड़ेगी।
द अटैकर देन कैलकुलेट्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फिर डिफरेंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप कह लें कि डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है और एक थ्रेशोल्ड रखा जाता है कि अगर डिफरेंस इस रेंज में है तो वी कैन सेफली से दैट वी हैव ट्रैक द यूज़र, इट इज़ अ पॉजिटिव। अगर इस रेंज से बाहर है वी कैन से दैट इट्स नेगेटिव रिजल्ट, सो वी हैवंट ट्रैक द यूज़र। ये आपस में कोरिलेट नहीं करते। तो इस तरह सिंपल ये काम करता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने सीएन के प्रोजेक्ट में टॉर द अनियन राउटर को सिलेक्ट किया और उसमें हमें ये रिक्वायर्ड था कि हम 2 रिलेज को कॉन्फ़िगर करें। तो इस वीडियो में मैं एक को करने वाला हूँ और मेरा ग्रुप पार्टनर दूसरी रिले को कॉन्फ़िगर करेगा। मैं इस वक्त टॉर की अपनी वेबसाइट पे हूँ। इन्होंने रिलेज के ऊपर काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, सारे स्टेप्स उन्होंने दिखाए हुए हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, सारी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है। और रिले रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगर आप जाएं तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं रिलेज की, 4 टाइप्स हैं बेसिकली। तो उन रिलेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए हर टाइप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने जब ये देखा तो इस नतीजे में पहुंचे हैं कि ब्रिज रिले सबसे आसान है, सबसे कम रिक्वायरमेंट्स वाली है, जिसकी वजह से हम ब्रिज रिले को सेटअप करेंगे। तो मैं यहाँ पे टेक्निकल सेटअप के टैब में जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे मुझे ब्रिज रिले नज़र आ जाएगी। मैं ब्रिज रिले पे चला गया और इधर से मैं इस वक्त Ubuntu मशीन पे हूँ, तो मैं Ubuntu को सिलेक्ट करूँगा और मैं अभी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। सबसे पहले हमें टॉर चाहिए होगा। अगर आपके पास टॉर नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लें। मेरे पास पहले से ही है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी ये इंस्टॉल करने की कमांड को रन करके ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैं एक टर्मिनल खोल लेता हूँ और इधर ये कमांड रन करूँगा, sudo apt-get install। पासवर्ड में मांगेगा, उसको मैंने पासवर्ड दिया और उसने बता दिया कि 0 अपग्रेडेड, 0 न्यूली इंस्टॉल्ड, 0 टू रिमूव एंड 1 नॉट अपग्रेडेड। उसके पास पहले से ही टॉर इंस्टॉल्ड है, इस वजह से इसने यहाँ पर हमें इंस्टॉल करके नहीं दिखाया। अगले स्टेप पे चलते हैं। OBFS4 प्रॉक्सी चाहिए। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा टूल है जो कि सेंसरशिप को थोड़ा सा बाईपास कर देता है। टॉर की ट्रैफिक को आगे पहुंचाने में ब्रिज तक ये ज़रा हेल्प करता है। तो ब्रिज के लिए इसकी ज़रूरत है हमें। ब्रिज जब रिले हमने सेटअप करनी होती है तो ये चाहिए होता है। Ubuntu में कहते हैं कि ये इसमें आप सीधा इसको रन कर सकते हैं, आप इस कमांड को करके रन कर सकते हैं। मैं ये कमांड इधर लिख देता हूँ, sudo apt-get install। ये वाला पैकेज मैंने पहले से किया हुआ था, इस वजह से इसको फिर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें कोई मसला नहीं आता। थोड़ा टाइम लेता है, पूछता है कि आपने ये वाले पैकेज इंस्टॉल करने, वो आपको बताता है कि ये होंगे। तो ये इसमें कोई एरर हमें नहीं मिला। आगे चलते हैं। हाँ, अब टॉर की कॉन्फ़िगरेशंस कुछ हैं, उनको हमने मॉडिफाई करना है। तो इन्होंने हमें बताया है कि टॉर की फाइल एक यहाँ पर है, टॉर सी के नाम से, उसमें हमने इस पूरी चीज़ को प्लेस कर देना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं दोबारा टर्मिनल खोलता हूँ और इसमें मैंने जाना है etc टॉर और यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पे जो टॉर सी की फाइल है, आप अगर इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ये एरर दे दे आपको, या एरर ना दे, ये आपके लिए रीड ओनली फाइल होगी। मैं इसमें सेव नहीं कर पा रहा, एक मिनट, ये नजर आ रहा होगा आपको, ये रीड ओनली फाइल है। हम इसको एडिट करना चाहते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आपको इस वक्त ये इन्फॉर्मेशन इसलिए नजर आ रही है क्योंकि मैं इसको पहले सेटअप कर चुका हूँ, वरना ये एक लंबी फाइल होती है और इसमें इस तरह की लाइंस कुछ होती हैं जिनके स्टार्ट में हैश होता है, यानी कमेंटेड लाइंस होती हैं। तो इसको मैं बंद करता हूँ। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम इसको sudo से करते हैं, हम इसको रूट यूजर बना के करते हैं। तो मैं इस वक्त दोबारा से
उसी डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, बल्कि मैं डायरेक्ट उसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो फाइल ओपन हुई है ये राइटेबल है। अच्छा, हमने यहाँ से ये सारी लाइंस कॉपी की, ये तो जो भी है इसको आप डिलीट कर सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं। अब यहाँ पर हमने कुछ चीजें चेंज करनी है। सबसे पहले ये ORP पोर्ट है, ये यहाँ पे 221 है, यानी कि इसको इन्होंने खुद बताया है कि इसको आपने चेंज करना है। इसको 221 से कोई आपने पोर्ट नंबर देना है। अब पोर्ट नंबर्स में नीचे थोड़ा सा आए तो एक इन्होंने लिंक दिया हुआ है कि रीचेबिलिटी टेस्ट। इधर आप अपना IP डालें और पोर्ट नंबर डालें और फिर उसको एंटर करें तो ये बता देता है OBFS4 पोर्ट नंबर, जो कि ये वाला पोर्ट नंबर है। यहाँ पे 222 में आपने एक पोर्ट नंबर लिखना है। तो ये वाला पोर्ट नंबर जो आप डालते हैं ना, इसको यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं। आप अपना IP, उसके लिए मैं जाता हूँ व्हाट्स माय IP, तो ये मुझे मेरा IP बता देता है। मैं इसको इधर से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट किया और इधर ये पोर्ट नंबर टेस्ट में करता हूँ। अच्छा, ये पोर्ट नंबर रीचेबल है। ये बहुत मुश्किल है पोर्ट नंबर फाइंड करना कि आपके पे कौन सा चलता है। मैं इससे एक आगे चला जाऊंगा तो वो पोर्ट नंबर रीचेबल नहीं है, उससे एक पीछे जाऊंगा वो पोर्ट नंबर भी रीचेबल नहीं है। इन पोर्ट नंबर्स का क्या है, ये आपको खुद ही थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ता है कि क्या पोर्ट नंबर आपके साथ मैच करता है। 2000 मेरे पास चलता है OBFS पोर्ट नंबर, तो ये पोर्ट नंबर बस रेडी है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ORP पोर्ट को मैं 2001 कर रहा हूँ और इसको मैं 2000 कर रहा हूँ और ये ऐसे ही रहने देना, इसको एक्सपोर्ट आउट ही रहने देना। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने अपना हमारा ईमेल एड्रेस मांगा हुआ है, आप चाहें तो दे सकते हैं, ऑप्शनल है, वैसे ज़रूरी नहीं है। फिर एक निकनेम चाहिए इनको जो कि आपकी ब्रिज को थोड़ा आइडेंटिफाई करने में काम आए, तो मैं इसको ये कहता हूँ पास न्यूज़ प्रो रीलर। अच्छा, अब ये ज़रूरी है कि ये जो आपने नेम रखा है ये 19 कैरेक्टर्स से कम का होना चाहिए, तो इसको काउंट कर लेते हैं। 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये ठीक है। और इसको सेव किया, इसको क्लोज कर दिया। अब वापस अपनी डॉक्यूमेंटेशन में आ जाते हैं। ये इन्होंने कहा था कि आपने ये चीज़ें अपडेट करनी है उस कॉन्फ़िग फाइल में। अब ये वाली चीज़ हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमने OBFS पोर्ट नंबर 1024 से ज़्यादा दिया, तो ये उनके लिए जो कि इन्होंने कम दिया हुआ है। अब हमें दो चीज़ें और हैं जो कि दो फाइल्स में, एक चीज़ हमने, एक ही चीज़ है जो कि दो फाइल्स में, और उसको हमने सेट करना है। पहले हम खोलते हैं लिब में सिस्टम डी और उसमें सिस्टम और उसके अंदर tor at default.service फाइल है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर एक नो न्यू प्रिविलेजेस है। ये आपका पहले इस तरह से सेट होगा, इसको हमने नो कर देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको बंद कर दें, वापस आए तो देखिए नो न्यू प्रिविलेजेस को हमने नो करना था। एक फाइल में सेव कर दिया, अब दूसरी वाली में भी हमने करना है। तो मैं अब इसको कॉपी ही कर लेता हूँ कमांड को और एडिट Ctrl+Shift+V, और ये दूसरी फाइल भी ओपन होगी। यहाँ पर भी मैंने पहले से सेट किया हुआ नो न्यू प्रिविलेजेस इज इक्वल टू नो। इसको सेव कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब हमने ये कमांड रन करनी है, तो system ctl daemon reload, ये हो गया। इसके बाद एक और कमांड है system ctl restart tor। अब हमारी tor सर्विस रीस्टार्ट हो गया
और अब हमने अपने लॉग्स में इसको देखने के हमारा क्या ये काम सक्सेसफुल हुआ या नहीं। मैंने जितनी बार भी लॉग फाइल चेक की है तो मुझे यहाँ पे लॉग फाइल नहीं मिली, मुझे इस डायरेक्टरी में मिली है। तो मैं भी इसी को ओपन करूँगा, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर गेडिट कंट्रोल शिफ्ट वी से किया और ये सिस्टम लॉग फाइल। अच्छा, अब ये फाइल बार बार अपडेट होती है, तो इसमें एक अच्छा तरीका ये है कि इसको कॉपी कर लिया जाए और क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि इसमें अपडेट होते रहे। आप इसमें काम नहीं कर सकते, हर सेकंड हर 2 सेकंड के बाद ये अपडेट हो रही है फाइल। तो एक एम्प्टी टेक्स्ट फाइल खोले, उसके अंदर ये पूरी फाइल को प्लेस करने जो हमने अभी कॉपी की थी। और अब हमने करना ये है कि हमने ये फाइंड करनी है चीज कि चेक वेदर ORP पोर्ट इज रीचेबल। हमने रीचेबल ये फाइंड करना है। तो लास्ट वाले में मैं चला जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी लास्ट एंट्री चाहिए। ठीक, अब ये कह रहा है कि चेकिंग वेदर दिस पोर्ट इज रीचेबल और नॉट, ये चेक कर रहा है। 20 मिनट्स ये लेगा। ये वाला यहाँ पर इसलिए आ रहा है टाइम क्योंकि मैं इसको काफ़ी पहले चेक कर चुका हूँ। तो 20 मिनट्स के बाद वाले जो टाइम होगा उस पर मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। तो हम जाएंगे, लॉग फाइल को ओपन करेंगे। एक्सक्यूज माय टर्मिनल्स। ये लॉग फाइल पूरी आ गई, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से क्लोज करें और एक एम्प्टी फाइल बनाए और यहाँ पर इसको प्लेस कर दें। अब हमने सर्च करना है ORP पोर्ट, लास्ट में चले जाएं और हम यहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक, self testing indicates your ORP port is visible from the outside. Excellent publishing server descriptor. ये चीज आपकी आनी चाहिए जब आपका ये सारा काम सक्सेसफुली हो जाए। तो इसके बाद आपकी पोर्ट रीचेबल हो गई है। अब असल ट्रैफिक आना वो टाइम ले सकता है, बहुत टाइम ले सकता है, हो सकता है आपकी कभी ट्रैफिक आए ही ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में हैं, वहाँ पे टॉर ब्राउज़र यूज़ हो रहा है कि नहीं, या टॉर का जो नेटवर्क है वो आपको सिलेक्ट भी करता है कि नहीं। तो हम यही तक कर सकते थे कि आप ये दिखा दें कि आगे से यहाँ तक रीचेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट पार्ट में मेरा जो ग्रुप मेंबर दूसरा है वो अपने पीसी पे इसको सेटअप करना दिखाएगा। थैंक यू। एंड आप यहाँ पर आ जाएंगे, just click on this tab and you will be here. And first of all, there is a discussion about the types of relays on the Tor network. So let's just start it. Okay, the first relay here is guard and middle relay, and the second relay is exit relay, and the third relay is breach relay. So यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन है कि सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं कि हमें कौन सी लगानी है अपनी पोजीशन के हिसाब से कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अब मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक, इस वजह से मैं यहाँ पर ब्रिज रिले यूज़ करूँगा, क्योंकि ना ब्रिज रिले को जो है ना डिटेक्शन वो थोड़ी मुश्किल होती है। जो एग्ज़िट रिले है उसकी डिटेक्शन बहुत आसान होती है। एंड उसके अब मतलब अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे नहीं है, अगर आप एक अच्छा इदारा नहीं है, तो आप फिर केसेस वगैरह हो सकते हैं और वो आपके लिए हैंडल करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ब्रिज रिले यूज़ करते हैं, इसका नुकसान थोड़े कम है एंड इस तरह हम सपोर्ट भी कर सकते हैं इसको। सो बैक पे जाते हैं हम, यहाँ पर रिले रिक्वायरमेंट्स गिवन है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी रिले को अपने कंप्यूटर पे अपनी सिस्टम पे करने के लिए। टेक्निकल कंसिडरेशंस, एंड आफ्टर दैट टेक्निकल सेटअप वी विल क्लिक ऑन द टेक्निकल सेटअप एज इट विल ब्रिंग अस टू दिस साइट व्हिच विल टेल अस हाउ टू इंस्टॉल इट। The middle guard relay, we are not going to do that. We are going to do the bridge relay, so we click on this thing. And now discussing the system on which we are going to operate it. So I'm using the Ubuntu, so I will click on this. Debian or Ubuntu, they are both the same way to do this. So now starting from the these are the following steps that we will do
to install this relay. The thing is इन्होंने बहुत आसान तरीके से बताया हुआ है ना, ये स्टेप्स बहुत ही ईजी इन्होंने अपने वो किया हुआ है कि अगर किसी ने सपोर्ट करना है, किसी ने रिले बनानी है, तो उसे कोई मुश्किल ना पेश आए. ओके, नाउ आई विल ओपन माई टर्मिनल. अच्छा, रन कमांड. हाँ, अच्छा, यहाँ पर ना अब मैं रूट यूज़र करूँगा क्योंकि ना sudo -i ना. अच्छा, बाय बीइंग द रूट यूज़र आपको ये फ़ायदा होगा कि आप मुख्तलिफ चेंजेस कर सकते हैं जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी हमारी, और हमें मतलब पावर ज़्यादा मिल जाती है. ओके, सो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज़ गेट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टोर. अच्छा, यहाँ पर हमें लेटेस्ट वर्जन ऑफ टोर चाहिए. मैं कंट्रोल C दबा रहा हूँ एंड नाउ आई विल जस्ट पेस्ट इट एंड आई विल रन इट. और मेरा टोर इंस्टॉल हो रहा है. takes some time perhaps. 3%, 10%, 14%, 19%. मैं दोबारा से ये सारा कुछ कर रहा हूँ ताकि कोई मसला ना हो. ठीक है. ओके, 85%, 90% and first. I think it will take some time, so I will pause this video until it is installed. Okay, now as you can see the door has been installed. वही स्टेप में थोड़ा सा काम था, इतना ज़्यादा नहीं था. खैर, okay, now the next step is I will be installing the OBFS 4 proxy. It is, I will just copy and I will just paste it. Now I will pause the video again. इसे इतना लंबा नहीं करते ना. So until it is installed. Okay, it has installed. Now let's just move to the next step. Okay, this is the directory where we have to go, so just get it and the directory. After that, just okay, now we have all this thing. Now as we can see, this is the file that we found there, tor.rc. oh my god. Okay, now these are just comments. यहाँ पर कुछ और नहीं है, ये सिर्फ कमेंट्स हैं. तो हम क्या करेंगे, हम ना इस सारे को बैक स्पेस कर देंगे, डिलीट कर देंगे एंड हम डेटा लिखेंगे जो यहाँ पर गिवन है. ये देखें, उन्होंने कहा है कि ये डेटा वहाँ पर पेस्ट कर दें. ओके, सो वी विल बी पेस्टिंग दिस डेटा. कंट्रोल C एंड कंट्रोल V. नाउ यहाँ पर कुछ चेंजेस भी करने हैं हमें. यहाँ देखें, रिप्लेस टू डू वन विद अ टोर पोर्ट ऑफ योर चॉइस. तो यहाँ पर हम मतलब इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई भी पोर्ट लगाएं. यहाँ पर हम 9001 इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये मोस्टली टोर के साथ होती है, तो ये स्कैन जल्दी हो जाती है. ओके, 4444 से भी आप इस्तेमाल कीजिएगा, पर्सनल ओपिनियन. और पोर्ट अब यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम. मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 2001, जस्ट अ रैंडम. और यहाँ पर टू डू OBSF पोर्ट. अच्छा, OBSF पोर्ट के बारे में आपको एक बात बताता चलूँ कि ये पोर्ट वो वाली होनी चाहिए जो आपके कंप्यूटर को बाहर से एक्सेस हो. ठीक, तो इसके लिए हम आप चेक करेंगे. इसके लिए एक टेस्ट यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर आर रीचेबिलिटी टेस्ट. नोट दैट बोथ टोर पोर्ट एंड इट्स OBFS4 port must be reachable if your bridge is behind a firewall or net. Make sure to open both ports. Okay, यहाँ पर reachability test यहाँ पर करेंगे हम. यहाँ पर मैं अब अपना IP एड्रेस फाइंड करें. my IP address. So this is my IP address. I will be just control C and control V and now OBSF 4 पोर्ट. अच्छा, यहाँ पर ये है कि ना मैंने 2000 की थी. अब चेक कर लेते हैं कि 2000 TCP पोर्ट इज़ रीचेबल. ओके, यहाँ पर हर पोर्ट रीचेबल नहीं होती. अब जैसे 2002 इट्स नॉट रीचेबल. सो आपको चेक कर लेना है कि कौन सी पोर्ट यहाँ पर आपकी रीचेबल है. 2000 मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस रीचेबल होती है, तो आप देख लीजिएगा. कॉन्टैक्ट इन्फो
एड्रेस यहाँ पर अगर आपको देना है तो दे दीजिए, मैं नहीं दे रहा, ऑप्शनल है ये, यहाँ पर लिखा दिस इज़ ऑप्शनल बट इनकरेज, मैं नहीं दे रहा। पिक निक नेम कुछ भी आप रख सकते हैं, नजम रिले कुछ भी। अच्छा यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। आपको याद होगा कि मैंने रूट यूज़र किया था एट द स्टार्ट ऑफ द टर्मिनल, देखे ना, ये इसी वजह से किया था कि यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो अगर यहाँ पर मेरा रूट यूज़र ना होता तो ये मैं चेंज नहीं कर पाता। ओके मैंने ये अब सेव कर लिया। Yes, we have done all the changes here, so let's move to the next thing। यहाँ पर इसको बंद कर देंगे अब हम, इसको बैकस्पेस करेंगे एंड here we are on our next step is we are going to do this, no new privileges is equal to no करना है हमने इन दोनों डायरेक्टरीज में, इन दोनों फाइल्स के अंदर। सो कंट्रोल सी दबाए, हम यहाँ पर आए, अब यहाँ पर हम करेंगे गेट इट एंड जस्ट पेस्ट द, एंड ये फाइल हमारी खुल गई। अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है नो न्यू, ये देखें प्रिविलेज ये येस है, यहाँ पर इसको नो कर दें, ठीक, एंड इसको फिर अब सेव कर लें, सेव्ड, इसको बंद कर दें। अब नेक्स्ट क्या है, दिस डायरेक्टरी, दिस फाइल, एंड नाउ वी विल बी जस्ट डूइंग कॉपी, एंड नाउ आई विल बी डूइंग गेट इट एंड जस्ट पेस्टिंग द path, and here it is yes, no privileges, just do it no, just press Ctrl S, save it. Now for the okay, this is nothing. Now the next step is to do this, just copy and paste and enter, एंड सिस्टम सीरियल डीमन रीलोड हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास रीस्टार्ट टोर, हम टोर को रीस्टार्ट करेंगे, कंट्रोल सी, हियर वी आर गोइंग टू प्रेस कॉपी एंड वी विल बी डूइंग द पेस्ट हियर, एंड सिस्टम सीरियल रीस्टार्ट टोर हो चुका है। द नेक्स्ट स्टेप विल बी ओके दिस थिंग, मोनिटर योर लोग्स। अब लोग फाइल के अंदर जाके हमने चेक करना है कि हमारा काम हुआ भी है कि नहीं हुआ, ठीक, तो जस्ट मूविंग टू द लोग फाइल्स। आसान तरीका ये होता है कि आप लोग्स यहाँ से ओपन कर लें, हाँ जस्ट गेट ओपन, यहाँ पर ऑल पे क्लिक करें। अब हमने पोर्ट अपनी फाइंड करनी है, ओके, तो जस्ट वी विल फाइंड द OR पोर्ट, यहाँ पर ये सर्च का बटन है, ORP लिखा है, एंड ये क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है नाउ चेकिंग वेदर और पोर्ट, ये हमारा विद दिस IP एड्रेस एंड दिस 2001 इज़ रीचेबल, दिस मे टेक अप टू 20 मिनट्स, ये हमारे 20 मिनट तक ले सकता है, लुक फॉर लॉग मैसेज इंडिकेटिंग सक्सेस। ओके सो अब 20 मिनट बाद देखते हैं, मैं तब तक पॉज कर लेता हूँ, 20 मिनट्स के बाद अब देखते हैं। Okay, so now 20 minutes have been passed, so I will just move towards the next step. This is our next step, which is monitor your logs to confirm your page is running with no issue. You should see something like this. These files, I will just move toward this log file. So just one second, I will just open a terminal. Yeah, this is the new terminal. So which file? Okay, we will move toward this is log file, get it log, this log, and this is the file, this is the system log file. So we will just control C or control 8 and then control C it, and then we will just close it. We will just open a new file, text editor file, and now we will just paste it.
And now it is time to search for our port. So I will just control that. Where's the time? Okay, this one is asked to have. Yes, 104. Yep, this is ours. So bootstrap 100% and self-testing indicates your OR port is reachable from outside. Excellent. Publishing this server script. Yep. So our OR port has been is reachable. So this indicates that our bridge relay has maintained. Okay.